नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 सिविक्स का सेकंड चैप्टर और आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी चैप्टर के हमने लास्ट की 2 वीडियोज़ में देखा था कि किस तरह से साउथ अफ्रीका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया था, बनाया था, और किसी भी कंट्री के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके बारे में समझा था। उसी को कंटिन्यू करते हैं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की प्रक्रिया को, या देखेंगे कि किस तरह से साउथ अफ्रीका जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की क्या तरीके थे, क्या क्या फेजेस थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, उसको हम लोग इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा इस टॉपिक का जो पहला पॉइंट है वो है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया से जा रहे थे, जब हम लोग ब्रिटिशर्स की गुलामी से आज़ाद हो रहे थे, उस समय इंडिया की स्थिति क्या थी, किस स्टेज में था इंडिया। आपको पता है उस समय इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था कि इंडिया अब 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। उस समय ब्रिटिशर्स ने जाते जाते ये बात कही कि जितने भी इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे, उस समय इंडिया में ऑलमोस्ट 526 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब जो छोटे मोटे राजा लोग थे, वो उस समय जो रह रहे थे, उनके बारे में ये बात की गई थी। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे ऑलमोस्ट 256 की बातें आती हैं कि इतने छोटे राज्य रजवाड़े बच गए थे। किसी भी मतलब वो किसी भी राज्य में नहीं थे, वो किसी राज्य का पार्ट नहीं थे, वो अपने आप में एक स्वतंत्र सरकार चला रहे थे। और जितने भी हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं वो किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, या तो इंडिया का पार्ट बन सकते हैं या तो पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं। और उसी समय आपको पता होगा नेहरू ने और पटेल जी ने काफ़ी अच्छा काम किया इन स्टेट्स को मर्ज करने में और अपने इंडिया में मिलाने के लिए। तो ये हमारे पास एक स्थिति थी, मतलब जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं थी, कौन कहाँ रहेगा, इंडिया का कितना पार्ट इंडिया का पार्ट है, कितना पार्ट है, और कौन कौन से एरियाज़ पाकिस्तान में मर्ज हो रहे हैं, ऐसी कोई क्लियरिटी हमारे इंडियन के सामने नहीं थी। ठीक है, ये हमारे उस समय की स्थिति है जब पाकिस्तान और इंडिया आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में थे और ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम फ्री हो गए हैं और हमें फ्री होने के बाद हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो सभी राज्यों में, जितने भी हमारे इंडिया के जितने भी राज्य थे और जितने प्रिंसली स्टेट इंडिया में आ रहे हैं, उनको कंबाइन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक सुप्रीम लॉ है, और उसी सुप्रीम लॉ को बनाने की सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास आया था। जैसे आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। साउथ अफ्रीका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना तैयार हुआ था तो क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे उन्होंने, आपने देखा था, रंग भेद की नीतियाँ चलती थी, ब्लैक एंड वाइट का बहुत ज़्यादा डिवीज़न था, अनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, नो डाउट इंडिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी, लेकिन इंडिया में क्या बेनिफिट मिला कि जब हम लोग अपने फ्रीडम स्ट्रगल में थे, मतलब अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उसी समय हमने बहुत सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डिसाइड कर ली थी। मतलब अगर आप देखेंगे 1929 में मोतीलाल नेहरू ने और जो अदर कांग्रेस लीडर पार्टी थी, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। मतलब समझिए इंडिया अभी आज़ाद नहीं हुआ है, इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली है। अभी देखिए 15 अगस्त 1947, कितना लंबा टाइम है, लेकिन 1928 में ही हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या ड्राफ्ट तैयार कर लिया था कि अगर इंडिया आज़ाद होगा तो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा। इसकी ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और उनके जो लीडर्स थे उन्होंने की या कर ली थी। एक चीज़ और आई थी 1931 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, और उस रेजोल्यूशन में कांग्रेस कमेटी ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनेगा या क्या क्या होंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, हमारे इंडियन सिटीजन्स के क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे, इनके बारे में लगभग बहुत सारी चीज़ें उसी समय 1928 में और 1931 में ही ऑलमोस्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसाइड हो गई थी। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का, ठीक है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में जाके स्टार्ट नहीं हुआ जब इंडिया आज़ाद हुआ, उससे बहुत पहले ही हमारे लीडर्स ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है देखिए वो यही बताता है, बोथ दिस डॉक्यूमेंट, विच डॉक्यूमेंट, दीज डॉक्यूमेंट्स, ये वाला डॉक्यूमेंट 1928 में जो आया था और 1931 में जो आया था, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी। और क्या क्या इसमें आए थे देखिए,
हमने अपने सिटीजन्स को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हम लोग कहते हैं ना कि आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं या जो फंडामेंटल पिलर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने 1928 और 1931 में ही देना स्टार्ट कर दी थी, या हमारे ये कॉन्शियसनेस में था या हमारे फ्रीडम फाइटर के दिमाग में था कि हम लोग जब भी आज़ाद होंगे तो अपने जितनी भी जनता, हमारी जितनी भी पॉपुलेशन रहेगी, उनको हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देंगे, फ्रीडम का राइट देंगे, इक्वलिटी देंगे, और जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ होंगे उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की। हमने अभी देखा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे लीडर्स ने, कांग्रेस कमेटी के लीडर्स ने, इंडिया अभी आज़ाद भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये सारी चीज़ें उनके पास आ कहाँ से रही थी? ये सारी फंडामेंटल वैल्यूज़ की कॉन्स्टिट्यूशन बनना किस तरह से चाहिए, क्या क्या उसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये सब वो कहाँ से सीख रहे थे? वो ये सब सीख रहे थे, इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ठीक है, आवर लीडर गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़। हम लोग कहाँ से? अदर कंट्रीज से ये सारी चीज़ें सीख रहे थे। मतलब उस समय के जो देश थे, जो खुद डेमोक्रेटिक कंट्री थी, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन और भी जो और बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, उनसे हम लोग सीखते थे कि ये सारी चीज़ें हमें किस तरह से करनी है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारे हमारे लीडर्स ने बहुत पहले ही उनके सारे फंडामेंटल्स समझना और सीखना स्टार्ट कर दिया था। और ये सारी चीज़ें कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने सिटीजन्स को फ्रीडम कैसे देंगे, कौन कौन सी फ्रीडम देनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, उसमें सेंट्रल स्टेट में कैसी गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेवल पे किस तरह से गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशनशिप कैसा होगा, सिटीजन्स का गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा होगा, आपस में ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही थी? ये लोग हमने सीखे थे कुछ ऐसे टर्म्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में थे। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ब्रिटेन, हमने ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें सीखी क्योंकि हम ब्रिटेन के ही उस समय गुलाम थे, तो हमने वहाँ से चीज़ें देखी। बिल ऑफ राइट्स जो यूएस का था, ठीक है, यूएस के जो फंडामेंटल राइट जो यूएस ने अपने सिटीजन्स को दे रखे हैं, वहाँ से हमने चीज़ें सीखी। और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में जो हुआ था, ठीक है, उस समय जो रशिया 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ पे समाजवाद की जो क्रांति हुई थी, वहाँ से चीज़ें हमने सीखना स्टार्ट की थी। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और ब्रिटेन की जो डेमोक्रेसी थी, वहाँ पे ब्रिटेन कैसे फंक्शन करता है अपनी कंट्री में, अपनी डेमोक्रेसी, यूएस अपनी कंट्री में कैसे किस तरह से फंक्शन करता है डेमोक्रेसी, और उसने अपने सिटीजन्स को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, किस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट फंक्शन करती है, किस तरह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट फंक्शन करती है, इन सब कंट्रीज़ के बारे में डिटेल स्टडी की थी, डिटेल उनका अध्ययन किया था। और उसके बाद कहीं जाकर ही हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके पास ये कॉन्शियसनेस बन रही थी कि हमारा आने वाले फ्यूचर में जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किस तरह का होगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने सभी कंट्रीज़ को देखा और सीधा सारी चीज़ें उठा के अपने इंडिया में लेकर आ गए कि नहीं बस यही चीज़ें वहाँ से उठाई, कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी। नहीं, ये बात नहीं थी। हमने सभी चीज़ों को देखा, ऑब्जर्वेशन किया, हमने सब कुछ देखा, हमने जितने भी कंट्रीज़ थे उन सब के ऑब्जर्वेशन को हम लोग सब देख रहे थे। लेकिन हम जब वो अपनी कंट्री में लाए, इंडिया में लेकर आए, तो हमने उस पर हर जगह क्वेश्चंस पूछे कि क्या ये हमारी कंट्री में रिलेवेंट है, क्या ऐसा सिस्टम जो ब्रिटेन में है, जो यूएस में है या जो किसी और कंट्री में है, वो हमारी कंट्री में चल पाएगा, क्या ये सिस्टम की हमारे इंडिया में ज़रूरत है, क्या ये सिटीजन्स, ये जितने भी चीज़ें हैं वो हमारे सिटीजन्स अपने अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी हर चीज़ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, और जब उसको हम अपने सर्कमस्टांसेस पे समझने के लिए या हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई उसके ऊपर, तभी जाके हमने उसको अडॉप्ट किया। देखिए, एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सुटेड आवर कंट्री, ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी हुआ वो सीखा, वो अपनी कंट्री में लेकर आए और क्वेश्चन पूछा कि जो फंडामेंटल चीज़ें हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में, क्या वो हमारे यहाँ पे होंगी? अगर वो सूटेबल होंगी तो अडॉप्ट करेंगे, अगर नहीं होगी तो रिजेक्ट कर देंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटेन में है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो हमने अडॉप्ट किया। लेकिन आपको पता होगा ब्रिटेन में आज भी किंगशिप है, मतलब वहाँ पे वो कंट्री रिपब्लिक नहीं है, लेकिन हमने ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन जो वहाँ पर
रिपब्लिक नहीं थी, मतलब कंट्री जो रिपब्लिक नहीं था उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया, वो चीज़ें हमने क्रॉस कर दी, ये हमारी कंट्री में नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी चलेगी लेकिन हमें रिपब्लिक भी चाहिए। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स थे, यूएस सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए थे वहाँ के कंट्री ने, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो फंडामेंटल राइट्स हमको अच्छे लगे, या हमने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स हम भी अपने सिटीजन्स को देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर ली। इसका मतलब हमने बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, पढ़ा, समझा, और क्या वो सारे प्रोविज़न हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होंगे, हमारे सिटीजन्स उनसे बेनिफिटेड होंगे, अगर येस तो हमने अडॉप्ट किया, अदरवाइज़ उनको हमने रिजेक्ट किया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है, जहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वो सारी चीज़ें या वो प्रक्रियाएं कैसे हुई थी। पहले देखते हैं जो हमारा टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होती है? एक ऐसी असेंबली या ऐसा एक ग्रुप ऑफ द पीपल जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम करेगा। एक ऐसी असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, ठीक है, लेकिन कौन आएगा उसमें? ठीक है, कौन लिखने आएगा? मैं जाऊंगा, आप जाएंगे। मान लीजिए अगर अभी इंडिया में 2020 में ऐसा सपोज किया जाए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है हमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ लोग चाहिए। वो लोग कहाँ से आएंगे? कौन होगा? किनको चुना जाएगा? ठीक है, उसकी एक प्रक्रिया हुई थी, मतलब उसका भी एक इलेक्शन हुआ था जिसको कहते हैं असेंबली इलेक्शंस। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया थी, उसमें जो लोग आने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए या जो लोग आएंगे उनका इलेक्शन हुआ, और उन इलेक्शन या इलेक्टेड पीपल्स जो जाके एक जगह बैठे और उन्होंने जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसी को हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ 10-15 लोगों को अपने आप ही नहीं चुन लिया गया था, वो लोग चुने गए थे, मतलब उनका इलेक्शन हुआ था, और उन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, देखिए असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और जो इन चुने गए लोगों को ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला गया। ठीक है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी, यानी इसका जो चुनाव हुआ था, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। जुलाई 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ था। फर्स्ट मीटिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, उसका चुनाव हो गया, लोगों को चुन लिया गया कि ये कुछ लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उसकी पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि जुलाई 46 में चुनाव होता है, और चुने जाने के बाद दिसंबर 1946 में वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी फर्स्ट मीटिंग करती है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए, 1946 दिसंबर 1946 को पहली असेंबली बैठी, लेकिन हमारे इंडिया का पार्टीशन हो गया। ठीक है, 14 अगस्त और 15 अगस्त, मतलब इस दिन पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को इंडिया बना, 1947। अब 46 दिसंबर 46 में असेंबली बनी थी, 47 में क्या हो गया? डिवीज़न हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा इंडिया था, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट था, तो कुछ लोग वहाँ से भी चुनकर आए होंगे जो असेंबली का पार्ट रहे होंगे, और जब इनमें डिवीज़न हो गया तो असेंबली का भी डिवीज़न होना लाजमी था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी डिवीज़न हुआ। ठीक है, क्योंकि जो असेंबली बनी थी, जिसका चुनाव हुआ था जुलाई 46 में, उसमें पाकिस्तान के लोग, मतलब पाकिस्तान का जो एरिया था वहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और बांग्लादेश के जो लोग थे या वहाँ का भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे इंडिया की असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुआ था। लेकिन डिवीज़न होने के बाद हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भी डिवाइड करना पड़ा, और फाइनली जो इंडिया में मेंबर्स बचे थे वो बचे थे 299। ठीक है, डिवीज़न होने के बाद, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें 299 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन याद रखिएगा एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इधर हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1946। पहली मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 को, सॉरी मैंने कुछ शायद 46 बोल दिया यहाँ पे, 26 नवंबर 1949। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने अपना संविधान बना लिया, ठीक है, कंप्लीट कर लिया, और 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना पूरा संविधान बनाकर कंप्लीट कर लिया। आप लोग से क्वेश्चन है,
आप लोग ज़रा जोड़ के नीचे कमेंट करिए कि दिसंबर 46 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक कितना टाइम लग गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कुल कितने टाइम लग गए। या आप कहीं गूगल करिएगा, गूगल करके बताइए कि कितना टाइम एक्चुअल में, कितने ईयर्स और कितने डेज़, कितने मंथ लगे थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कंप्लीट होने में। ठीक है, अगर आंसर मिल जाए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा। हमने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, लेकिन बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 1950। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया था 26 नवंबर 1949 को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया कंप्लीट, लेकिन वो एप्लीकेबल कब से हुआ, उसका लागू होना कब से स्टार्ट हुआ, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ था, जब बन तो उसी दिन गया तो इतना टाइम क्यों ले लिया, 2 महीने का और वेट क्यों करवाना पड़ा। वो इसलिए करवाया क्योंकि हमारी एक ऐतिहासिक घटना घटी थी, कराची अधिवेशन। अभी इससे पहले हमने एक कराची असेंबली के बारे में बात की थी। कराची कांग्रेस, जो कराची में कांग्रेस हुई थी, उस समय 26 जनवरी 1930 को हमने कुछ ऐसा किया था, मतलब हमने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया था उस दिन। 26 जनवरी 1930 को हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उस दिन अपना पहला स्वाधीनता दिवस उन्होंने मनाया था। और उस दिन को याद रखने के लिए वो दिन इतिहास में अमर हो जाए कि हमने अपना पहला जो स्वाधीनता दिवस था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। इसीलिए ये डेट चुनी गई 26 जनवरी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, हालांकि बन के तो 26 नवंबर को तैयार हुआ था, लेकिन उसका जो फुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो कराची सेशन में हमने पहला अपना स्वाधीनता दिवस घोषित किया था, उस दिन को हमेशा याद रखने के लिए। ये घटना आपके, मतलब ये जो टॉपिक है वो आपके एनसीईआरटी बुक में भी, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए, 26 नवंबर 1949, ये डेट एक जगह से और इम्पॉर्टेंट है। इसी दिन को हम लोग अपना इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। ठीक है, ये डेट 26 नवंबर हर साल भारत सरकार या इंडियन सिटीजन्स अपने इंडिया में 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए। ठीक है, और इसी 26 दिन को, जो 1950 को घटना हुई थी, उसी दिन को याद रखने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपना रिपब्लिक डे हर साल। ठीक है, तो ये 26 जनवरी को जो हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं वो किस लिए, क्योंकि इस दिन से हमारा संविधान लागू होना शुरू हो गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको हम लोग आज भी क्यों इम्प्लीमेंट करके बैठे हैं। क्या आज से 60 साल पुरानी चीज़ें हम लोग आज भी क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके पीछे के क्या कारण है। आपकी बुक में क्वेश्चन है, आपके जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो। ठीक है, 6-7 डिकेड्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और फिर भी हम लोग आज क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो बनाया गया संविधान था उसको क्यों आज हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। या हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि ये तो इतनी पुरानी चीज़ें, हम आज इसको क्यों इतना रिलेवेंट माने। एक्चुअल में इसकी रिलेवेंसी आज बहुत ज़्यादा है, और आज तो सबसे ज़्यादा है। क्यों, और उसके पीछे हमारे पास कुछ कारण है, वो हम लोग समझते हैं। पहला कारण, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल्स। ठीक है, या पीपल, इट इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बट इट हैज़ सो मैनी पीपल्स ऑफ different countries, language, religion, gender and so on. So they have different ideas. So the assembly represented the people of our country. देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी 1946 में, जुलाई 1946 में जो उसका चुनाव हुआ था, वो चुनाव किस तरह से हुआ, वो चुनाव लोगों के बीच में से हुआ। ऐसा नहीं था कि कोई भी चुनकर आ गया था। उसमें बहुत सारे डिफरेंट कास्ट के लोग थे, अलग अलग रीजन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे, और बहुत सारे जेंडर जो हमारे बायस था, मतलब वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों लोग वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, और क्योंकि उनको हमारी जनता ने, जो उस समय की कंट्री थी, पीपल ऑफ द कंट्री, उस समय के जो लोग थे उन्होंने बनाया था। ठीक है, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया, किसी एक सोशल ग्रुप को ही नहीं दे दिया गया, या किसी एक मेल पर्सन को, फीमेल पर्सन को ही अलग करके नहीं रखा गया। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों को इंक्लूड करके ये चीज़ें बनाई गई थी, जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक थी। ठीक, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ओपन एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैनर्स। देखिए,
जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो बहुत ज़्यादा ओपन डिस्कशन और डिबेट में विश्वास रखती थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक पॉइंट पे, ठीक है, एक एक आर्टिकल्स पे बहुत अच्छे और बहुत विस्तृत बहस हुई थी। सब लोगों ने इस बारे में, इस बहस पे चर्चा किया कि क्या हम इस आर्टिकल को रखें या ना रखें, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल का कितना इंपॉर्टेंस है, इसको हमें जगह देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर कोई अमेंडमेंट करना है या किसी ने सुझाया कि ये अमेंडमेंट होना चाहिए इस आर्टिकल में, इस प्रोविज़न में, तो उसको बहुत अच्छे से डिस्कस और डिबेट करके ही इम्प्लीमेंट किया गया। मतलब बहुत जांच परख कर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेकंड रीज़न बनता है कि क्यों आज तक हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और द थर्ड रीज़न है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ द मेंबर बट द होल कंट्री। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इसी व्यक्ति ने बनाया है। एक्चुअल में जो पूरी असेंबली थी, जो पूरे 299 मेंबर्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स, असेंबली मेंबर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और क्योंकि वो चुन कर आए थे, वो पूरी कंट्री से चुन कर आए थे, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वो पूरी होल कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए हम लोग उसको आज इतना एक्सेप्ट करते हैं या उसको इतनी ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का, वो गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो या ये चैनल आपको सही लग रहा हो तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनको जाकर फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।